हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि लेडीज़ के लिए एक वरदान है। हजारों की गिनती में बेऔलाद जोड़े यहाँ से संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी की, जो कि जगरांव में मैनी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मनीषा मैनी जी को इस लाइन का बहुत ही लंबा तजुर्बा है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। समय समय डॉक्टर मनीषा मैनी जी हमारी पंजाब प्लस की टीम को हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। आज हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर मनीषा मैनी जी ने हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जिसका कि एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी पुरजोर मांग पे ऊपर हमने मनीषा मैनी जी से आज टाइम लिया। जन्माष्टमी का दिन है और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, मैं अपने आपके दर्शकों को अवेयर करूंगी इसके लिए। और आज हम आए हैं मनीषा मैनी जी के पास। मनीषा मैनी जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू पंजाब प्लस फॉर हैविंग मी। मनीषा जी, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्या, मतलब किस चीज़ को लोग ये करते हैं कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। देखिए, प्रेगनेंसीज दो तरह की होती हैं। एक होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एक होता है लो रिस्क प्रेगनेंसी। जब एक प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी होना, डिलीवरी होना और डिलीवरी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसको, तो उसको हम कहेंगे लो रिस्क प्रेगनेंसी। जब मरीज़ में कोई रिस्क फैक्टर आ जाता है, अभी जिसकी हम आगे बात करेंगे, तो वो कंडीशन बन जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ये मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में किसी तरह का कुछ खतरा है, या तो माँ को या बच्चे को। सो रिस्क फैक्टर्स जो अगर हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वो कई तरह के होते हैं। कभी रिस्क फैक्टर्स तो वैसे होते हैं जैसे माँ में हो सकता है कोई पहले से मेडिकल कंडीशन हो, जैसे हो सकता है उसको पहले से उसका बीपी हाई रहता हो, या उसको पहले से कोई शुगर हो, या पहले उसका बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या पहले कोई सिजेरियन हुआ हो, खून की कमी हो उसमें, या उसको कोई झटके पड़ते हो जिसको कहते हैं दौरा आना, या मरीज़ का कोई हार्ट का कंडीशन हो, या उसके गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो, या उसको ऑलरेडी पी लिया हो। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स कि अगर हम बात करेंगे तो वो लड़कियां फिर वो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, देन प्रेगनेंसी इज़ ऑलवेज एज अ लोड टू द बॉडी। सो अगर तो लड़की बिल्कुल फिट है हर चीज़ में, उसकी हाइट ठीक है, एज फैक्टर इज़ ऑल्सो देयर, एज और सब कुछ ठीक है, तो जनरली प्रेगनेंसीज ठीक निकल जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर में अगर प्रॉब्लम आ रही है या तो उसको देखना पड़ता है, देन दैट प्रेगनेंसी बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, है ना। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी देन कैन एनी टाइम बी कन्वर्टेड इनटू अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था प्रेगनेंसी में, एकदम से ब्लीडिंग हो गया, फिर अगेन उस प्रेगनेंसी को आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहोगे। या माँ की एज ज़्यादा है, 17 साल से कम लड़कियाँ हो, 35 साल से ज़्यादा लड़कियों को हम अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में शुगर डेवलप हो जाती है, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान पहले नहीं थी शुगर बट प्रेगनेंसी में हो जाती है, या बीपी हाई हो जाता है, पहले नहीं था बाद में हो जाता है, थायराइड भी आ जाता है, ऐसे। तो ये चीज़ें हम जो है इनको हम कैटेगराइज करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जैसे आपने बोला कि शुगर आ जाती है, थायराइड आ जाता है, क्या ये फिर आगे चलती हैं या मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो है एक टेम्परली ये एक फेज़ होता है, उसके बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं, उनको हमेशा के लिए मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, क्योंकि थायराइड में भी खानी पड़ेगी, शुगर में भी खानी पड़ेगी। क्या फिर इसका मतलब उसने बच्चा जन्मा तो साथ ही वो सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयों के वशीभूत होगी? नहीं, ऐसा कहना तो नहीं ठीक रहेगा कि जो अगर प्रेगनेंसी में डेवलप किया है तो उसके चांसेस कम होते हैं कि वो प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगा। जनरली 1.25 महीने तक हम कहते हैं कि जब अब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के 1.25 महीने तक प्रेगनेंसी के हार्मोन्स उस औरत में रहते हैं। 1.25 महीने के बाद जनरली जितनी भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो धीरे धीरे उसके शरीर से निकल जाती हैं। बट अगर शुगर आ गई है पेशेंट में प्रेगनेंसी के दौरान, देन देर आर सम चांसेस, अगर कुछ बुक्स कहती हैं कि या कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी में शुगर आती है तो देर आर सम चांसेस कि हो सकता है वो लड़की अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करे, अगर एक्सरसाइज या डाइट पे ध्यान ना दे, तो हो सकता है शी माइट डेवलप शुगर इन लेटर इन हर लाइफ, है ना। बट बीपी अगर हो गया है या थायराइड हो गया, ये सारी चीज़ें जनरली निकल जाती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जब बंदे ने कंसीव कर लिया और उसी समय पर ही किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ वो लोग जाकर उसकी काउंसलिंग कर लें और उसके साथ बातचीत करें कि दोनों हस्बैंड वाइफ जाएं उसके पास कि क्या क्या चीज़ों का हमें अभी ध्यान रखना है। अब हमें कंसीव हो गया, क्योंकि कंसीविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कंसीविंग हो जाती है तो बच्चे, क्योंकि आजकल 1-2 बच्चे बंदे ने करने होते हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे कि फिर वो हर चीज़ के लिए, जैसे आपने बोला कि लो से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती, तो हमें अपने जो फीचर्स हैं जिनसे ये लो से हाई जा सकती है, चलो एक तो किस्मत की बात है, तकदीर की बात है, और दूसरा हमारे स्टाइल की बात है कि बार हम लोग हमारी वजह से जो है वो लो में हाई में बदलती है, तो उसको हम ना बदले उसके लिए तो हमें डॉक्टर के साथ अटैच रहकर स्कैन्स कराकर। देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा अपने ऑडियंस को भी यही बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको प्रेग्नेंट होना है और अभी प्रेग्नेंट नहीं हुए तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको हमेशा डॉक्टर के पास जब आप प्लानिंग शुरू करते हैं, आपको एक विजिट तो मतलब मैंडेटरी है, आपको देना ही चाहिए, ये हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम। सो आई ऑलवेज टॉक टू बोथ ऑफ देम। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ से बात करूँगी या उनके घर वालों से बात। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एज अ कपल आप हमारे पास आएँ और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आएँ, एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, कि अगर कोई भी उसमें कमी हो तो हम इन्वेस्टिगेट करके स्कैन्स करके उसको पहले ठीक करें, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो। सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का जो ये सिस्टम है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा और आपके द्वारा आई थिंक एवरीबडी शुड नो कि भाई प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर की विजिट होनी ज़रूरी है। उसमें ये पता रहेगा कि आपका खून अगर मान लीजिए कम है तो वो पहले पूरा करेंगे। आपकी बॉडी को एक्चुअली हम काइंड ऑफ प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, मल्टीविटामिन्स उनको देते हैं, फोलिक एसिड आपको लेना ज़रूरी है एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। किसी भी तरह का एक मल्टीविटामिन ज़रूर स्टार्ट करें प्रेगनेंसी से पहले। एक्सरसाइज आई फील यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज करने के फ़ायदे 2-3 हैं। एक तो आपका एग का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बेहतर हो जाता है। फर्टिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ होती है इफ़ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मुझे होता है कि आई थिंक एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू इट। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो इट इज़ एडवाइज कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे होते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को एक बार दिखाएं। देन वी कैन रन अ स्कैन, या हम उसमें देख सकते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। मतलब दिस इज हाउ इट इज। जैसे कौन से महीने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई और हस्बैंड वाइफ आपस में मिले नहीं? कौन सा ऐसे महीने हैं जिसमें उनको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, जिससे कि ये जो लो है वो हाई में बदल सकती है उनके मिलने से? ठीक है, सो ऐसा है, इसमें फर्स्ट 3 मंथ्स तो हम यही कहते हैं कि आपको बिल्कुल परहेज़ रखना चाहिए आपस में। फर्स्ट 3 मंथ्स दिस इज़ फॉर एवरीबडी, है ना। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको पूरा परहेज़ रखना है। देन वी से कि जो बीच के 3 महीने होते हैं, देखिए टोटल प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स है ना, तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको परहेज़ रखना चाहिए। बीच के 3 मंथ्स आप मिल सकते हैं, वो एक बिट लाइबिलिटी हम दे देते हैं यहाँ पे कि आप मिल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज़ इन चेक। अगर आपने मिलना भी है तो डॉक्टर के एडवाइस से आप मिलें, अदरवाइज़ आप नहीं मिल सकते। देयर आर सम केसेस जहाँ पे आंवल नाल जो है वो नीचे को होती है, उस केस में फिर आप नहीं मिल सकते। या पहले कोई सर्जरी हुई है, या आप में और कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बच्चे का कुछ पोजीशन ऊपर नीचे है, तो आप नहीं मिल सकते। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि अपने डॉक्टर को पूछें कि आप मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। अगर वो कहती है आप मिल सकते हैं तभी आप आगे जाएँ, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। सेम विथ ट्रैवलिंग। सो आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हमको पूछते हैं कि भाई हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर पूछें कि ट्रैवल करने से पहले। सो फर्स्ट 3 मंथ्स हम अगेन कहते हैं कि आप अवॉइड करें ट्रैवल, लास्ट 3 मंथ्स भी अवॉइड करें। बीच के 3 महीने जनरली हर चीज़ के लिए फिट रहते हैं जनरली, बट ऑलवेज आस्क द डॉक्टर। बट यू मीन टू से कि 4th मंथ से लेकर 6 मंथ तक, मतलब जब एक बार 4th मंथ तक हम पहुंच गए, परमात्मा ने हमारी सुन ली कि हमारा जो बच्चा है 4th मंथ तक ठीक बन रहा है, तब हम लोग सफ़र करना, पौड़ियाँ चढ़ना और अपनी एक्सरसाइज करना, कोई हैवी एक्सरसाइज करना, उसके हम लोगों को परहेज ही करना पड़ेगा। और उसके बाद 6 मंथ के बाद 6th 7th 8th 9th इन 3 महीने फिर आपको जो है थोड़ा हिफाजत से रहना पड़ेगा। वो इसलिए कह रही हूँ कि मान लीजिए आपने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया या ज़्यादा मान लीजिए एक्सरसाइज कर ली, कभी कभी दर्द लग जाते हैं, तो उस मामले में अगर आप अपनी स्टेट में नहीं है या अपने डॉक्टर के पास नहीं है, देन यू कैन लैंड अप इन ट्रबल। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट। तो सर व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स? कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें अब बंदे को प्रॉब्लम जो लेडीज़ को आ सकती है? देखिए सबसे पहले रिस्क फैक्टर अगर हम बात करेंगे तो देयर कम्स एज। अगर तो लड़की 17 साल से कम है और 35 साल से ज़्यादा है, सो देयर आर चांसेस कि वो किसी तरह का रिस्क डेवलप करेगी अपनी प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट कम्स एज, देन कम्स वेट। अगर आपका वेट ही 100 किलो के ऊपर है तो ये हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है उस प्रेगनेंसी में उसको या तो बीपी हाई हो जाए या शुगर हाई हो जाए। तो बीपी इज ऑल्सो, सो वेट इज़ ऑल्सो देयर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट कम्स अगर बच्चा 1 है कि 2 है,
सिंगल प्रेगनेंसी है तो इट कैन गो नॉर्मली। अगर ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, कभी कभी क्वाड्रुपलेट्स होते हैं, 4 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, देन अगेन वो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाते हैं। कोई मेडिकल कंडीशन हो रही है पेशेंट को, या तो पहले से बीपी है या बाद में डेवलप हुआ है, तो वो लो रिस्क से हाई रिस्क कन्वर्ट हो जाती है। बीपी हाई हो रहा है, शुगर हो रही है उसको, थायराइड हो रहा है, खून की कमी हो गई है, या कभी भी किसी टाइम भी प्रेगनेंसी में उस लड़की को ब्लीडिंग हो गई है, देन देयर आर सम ऑटो इम्यून कंडीशंस, जैसे हम कहते हैं अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इस तरह के ये ब्लड ग्रुप्स जो है हम उसको कैटेगरी में डालते हैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के। ये अगेन अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ICT या कूम्स टेस्ट। ये आपके डॉक्टर को ज़रूर आपको सजेस्ट करना चाहिए कि एक्स्ट्रा टेस्ट आप ज़रूर कराएं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप नेगेटिव हैं और आपका बच्चा पॉजिटिव है आपके पेट में, तो कभी कभी क्या होता है, देयर इज मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। जब वो खून मिक्स होता है तो कुछ अलग तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो बच्चे से माँ में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा खतरे में आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, तो अगर आप नेगेटिव हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें प्रेगनेंसी में, इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। या कभी किसी को पुराने झटके आ जाते हैं, कभी कभी हाई बीपी से मरीज़ को झटके आने शुरू हो जाते हैं, अगेन दैट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। या मरीज़ को पहले से कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई स्टेंट रिप्लेसमेंट हुआ है, या आर्थराइटिस है, ये द एन नंबर ऑफ कंडीशन जिसको हम कहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और बच्चे में भी अगर हम देखें, कभी कभी क्या होता है, बच्चा कमज़ोर ग्रो कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, या इट्स अ न्यू टर्म दीज डेज। तो ये चीज़ भी हमको आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि बच्चा स्लो ग्रो कर रहा है। तो बच्चा स्लो ग्रो करने के 2-3 रीज़न्स हैं। या तो हो सकता है माँ की डाइट ही ठीक ना हो, या हो सकता है उसकी जो आंवल नाल है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, जहाँ से बच्चा अपना खून या सारा न्यूट्रिशन लेता है, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम होती है। वहाँ से माँ से बच्चे में जो है खून ठीक से नहीं जाता है, न्यूट्रिशन पूरी तरह नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से बच्चा स्लो ग्रो करना शुरू कर देता है। सो अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं कराएंगे अपने डॉक्टर के साथ, तो हमें भी नहीं पता लगेगा कि आपका बच्चा स्लो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्कैन्स भी जब हम इस तरह के बच्चों में जब हम स्कैन्स कराना शुरू करते हैं, तो स्कैन्स भी स्पेशल तरह के होते हैं, जिसे हम कहते हैं डॉपलर। तो वो डॉपलर्स जो है हम वो यूज़ करते हैं उसमें बच्चों को देखने के लिए बच्चे स्लो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कलर डॉपलर। ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री टर्म लेबर पेन्स, या बच्चे कम दिन का बच्चे में दर्द लग गए, वो भी हाई रिस्क है, या खून चल गया, वो भी हाई रिस्क है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हो, जिसके पास हर तरह की इन चीज़ों को हाथ से निकाला हुआ हो, जैसे हमारे मनीषा जी हैं, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत लंबी सेवाएं की हैं और सैकड़े जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको आपने हैंडल किया है, क्या कहना चाहेंगे कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आना चाहिए जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस है और उसने हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में काफ़ी लोगों को जो है नई ज़िंदगी दे चुके हैं, माँ और बच्चा दोनों मज़े से रह रहे हैं। मतलब एक के लिए गैनकोलॉजिस्ट ही नहीं है, उसके साथ साथ जो अगर आपके पास हर तरह का एक्सपीरियंस है, MS की हुई है, तो फिर वो मतलब एक सोने पे सुहागे के लिए बात। देखिए ऐसा है कि जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आप बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास एक बार जाएं। अगर आपको लगता है कोई हाई रिस्क होने जा रहा है, या आपकी शादी लेट हुई है, या आपको 2 बच्चे हैं, तो आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास इट इज़ एडवाइस कि आप उनके बिकॉज हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग बहुत विगरस ट्रेनिंग के साथ गुजरते हैं। हमने MS करी होती है, उसके बाद हम फेलोशिप्स कई जगह से करते हैं, दिल्ली से, जैसे मैंने दिल्ली से भी की हुई है, पुणे से भी की हुई है, बाहर से भी की हुई है। सो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। वी टेंड टू सी, अब जैसे जब मैं दिल्ली में थी अपोलो में, तो हमने हर तरह का हाई रिस्क पेशेंट देखा है। इट वाज लाइक अ सेंटर जहाँ पर सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ही आ रहे थे। सो हम लोगों का भी उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस केस में। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर लैप्रोस्कोपिक की विगरस ट्रेनिंग की है, तो वी क्वाइट एक्सपर्टाइज्ड इन दैट। और उसके बाद वी वेंट टू पुणे, एंड देन आई इवन वर्कड इन लुधियाना फॉर अ फ्यू ईयर्स इन ESI एंड फोर्टिस। सो वो हेल्प करता है हम लोगों को आजकल पेशेंट्स को ध्यान से देखने में, एक्सपीरियंस केटर करने में। बाकी हमारे हॉस्पिटल में हमारे हस्बैंड भी हैं, वी हैव डॉक्टर सुमित हियर, ही इज़ एन MD मेडिसिन, इंटरवेंशनिस्ट है वो, ICUs देखते हैं वो। तो अगर भी कोई मेडिकल कंडीशन भी आता है, मान लीजिए अगर शुगर डेवलप हो रही है पेशेंट में, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस, बिकॉज इन हाउस डॉक्टर है, तो हमको इंसुलिन भी अगर स्टार्ट करना होता है तो इट इज़ ओके, इट इज़ ईजी फॉर अस टू गो विद दैट फ्लो। तो ही टेक्स केयर ऑफ माई शुगर इन प्रेगनेंसीज, या हाई BP हो रहा है मान लीजिए नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो वी हैव ऑल दोज टेक्निक्स जिससे हम पहले पता लगा सकते हैं कि भाई कोई हाई रिस्क तो नहीं है, या कैसे ठीक करना है उसको। डॉक्टर मनीषा, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया। दर्शकों, जैसे डॉक्टर मनीषा जी का हमने आज वैल्यूएबल टाइम लिया, ऐसे हम लोग
मनीषा जी को अपने चैनल पे लेते रहते हैं और इनके साथ सेवाएं जो है लोगों को देते रहते हैं। मैडम, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू ऋषि जी।